हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज़, हम जो है बायोकेमिस्ट्री पोर्शन शुरू कर चुके हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, ये हमारी क्लासेस हैं जो प्रयास क्लासेस के नाम से चल रही हैं, जहाँ हम प्लांट साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। सो फार हमने जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी के बहुत और सीड साइंस के बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी कवर कर लिए और फिलहाल हम बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज क्लासेस टू वॉच देम ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि हफ्ते में 3 दिन एट 7 PM ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो पिछली बार मैंने आपको वाइटामिन पढ़ाए थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। विटामिन ए और विटामिन बी का जो पूरा ग्रुप है उसके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने जानी थी पिछली क्लास में। उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है ना, ये विटामिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। और आज की क्लास में हम फर्दर विटामिन यानी कि विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन। बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है, बहुत सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन के हैं। आपको बस करना है कि आपके जो चैट बॉक्स में लिंक गिवन है इस पर क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद पहले आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चुनना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खो जाते हैं, क्या चुने क्या नहीं चुने, है ना। तो आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को चुनना है, उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर को चुनना है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्विज आपको इसमें रोज़ मिलेगी, जो आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पावर कैप्सूल्स, आपकी वीडियोज़, जॉब अलर्ट, सब कुछ जो है इस एप्लीकेशन में एक जगह आपको मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बी द फर्स्ट वन टू वॉच देम। नाउ टुडेज टॉपिक है ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है विटामिन पार्ट 2, है ना, विटामिन 2, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई की। ठीक है, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी का पूरा जो ग्रुप है वो हम पहले पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। शुरुआत अपने बेसिक से ही करेंगे, है ना। विटामिन्स क्या है ये हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक ग्रुप्स, ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कोई ऐसा कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 कंपाउंड, अगर कोई भी जो चीज़ है वो इन चीज़ों से बनी होती है कि उसमें सिर्फ या तो कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है और नाइट्रोजन एटम्स हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। काफ़ी लोग ये सोचते हैं ऑर्गेनिक का कंपाउंड का मतलब होता है नेचुरली जो एनवायरनमेंट में होता है वो ऑर्गेनिक होता है, जो लैब में सिंथेसाइज करते हैं वो इनऑर्गेनिक हो जाता है। ऐसा नहीं है, चाहे वो नेचुरली सिंथेसाइज हो चाहे वो लैब में सिंथेसाइज हो, डजंट मैटर। अगर उसके मॉलिक्यूल में ये 4 प्रकार के एटम हैं और इनके अलावा कोई और एटम नहीं है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो विटामिन्स जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारे शरीर को काफ़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, नॉट लाइक योर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, लेकिन ये कम मात्रा में भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कुछ डिजीज़ के लिए, इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने के लिए, आपके रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस फास्ट करने के लिए, इन आपके ब्रेन को वेल डेवलप्ड फंक्शन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है हमें प्रॉपर विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स हमारे पास ए विटामिन है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो हमें येलो फ्रूट्स से मिलती है, जैसे कि मैंगो येलो कलर का है, पपाया येलो कलर की। मैंगो इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। ओके, उसके बाद आता है आपका बी ग्रुप। बी ग्रुप में B1, B2, B3, B5, 6, 9 एंड 12, ये सारा जो है विटामिन बी का ग्रुप है और डिफरेंट सोर्सेज से हमें ये विटामिन्स मिलते हैं। और यहाँ तक जो है हम अपने पोर्शन में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग टू विटामिन सी, है ना। विटामिन सी आप सभी को पता है, जो भी फ्रूट खट्टा होता है वो विटामिन सी से मिलता है ना। अगर हम इनको ग्रुप में बांटे विटामिन्स को, तो ये 2 ग्रुप में बांटे जाते हैं। वाटर सॉल्युबल ग्रुप जो पानी में घुल जाते हैं और फैट सॉल्युबल ग्रुप
जो ऑयल्स में या घी में घुलते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं वो हैं आपकी कीड़ा, KEDA। तो ये चारों की चारों वाइटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल सिर्फ आपका B ग्रुप एंड C जो है ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन हैं। तो यहाँ तक हम फास्ट इसलिए चल रहे थे क्योंकि यहाँ तक हम चीज़ों को कवर कर चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ मूविंग टू विटामिन C पोर्शन। तो देखिए हमने अभी देखा कि विटामिन C जो है हमें ज़्यादातर खट्टे फ्रूट से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है ना। लेमन जूस पीजिए, नॉट बनाना, मौसमी खाइए, माल्टा खाइए, इन सब में विटामिन C होता है। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C, तो विटामिन C का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है बारबाडोस चेरी। बारबाडोस चेरी, उसके सेकंड जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। आंवला में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन C पाई जाती है। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर इम्यून सिस्टम, गो फॉर आंवला, है ना। आंवला का मतलब ये नहीं कि आंवला का मुरब्बा बना के आपको खाना है। देखिए विटामिन C जो है एक हीट लेबाइल विटामिन है। हीट लेबाइल विटामिन का क्या मतलब है, अगर आप किसी भी चीज़ को जिसमें विटामिन C है उसे गर्म करते हैं तो उसकी विटामिन C जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, उसका कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये हीट लेबाइल है। अगर आप इसे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं खाने को, तो समझिए कि उस खाने में से विटामिन C जो है गायब हो जाता है। तो आंवला बनाने के लिए, आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आप जब आंवला को बॉईल करते हैं तो उसमें से काफ़ी हद तक विटामिन C जो है रिड्यूस हो जाता है। सो व्हेन आई से ईट विटामिन C, दैट मीन्स अगर आपको विटामिन C लेना है तो उन फ्रूट्स को जिनमें विटामिन C होती है आपको रॉ खाना है, उन्हें प्रोसेस नहीं करना, स्पेशली उन्हें हीट नहीं करना है, ठीक है। फ्रीज कर सकते हैं, जैसे कई बार स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हीटिंग एंड फ्रीजिंग कैन काउज रिडक्शन इन विटामिन C। नो, ओनली हीटिंग कैन काउज द रिडक्शन इन विटामिन C। विटामिन C पर फ्रीजिंग का कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। आप चाहे फ्रिज में रख सकते हैं, उससे कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ होती है कॉपर के बर्तन में खाना ना बनाए। वैसे जनरली आजकल जो हमारा सिस्टम है, हम नॉर्मली कॉपर के बर्तनों में खाना नहीं बनाते हैं। पहले बनाते होते थे जब हमारी दादी वाला टाइम था, लेकिन स्टिल अगर आपके घर में कॉपर के बर्तन यूज़ होते हैं, सो व्हेनेवर यू आर कुकिंग समथिंग विच इज़ रिच इन विटामिन C, डू नॉट कुक इट इन द कॉपर डिशेज़, है ना। कॉपर डिशेज़ में इसको कुक मत कीजिए, या कॉपर डिशेज़ में इनको स्टोर भी मत कीजिए, क्योंकि कॉपर के साथ विटामिन C इंटरैक्ट करता है। अगेन इट्स एफिकेसी रिड्यूसेस, है ना। ये आपको इतने एफिशिएंट अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा जो इसको देने चाहिए, ठीक है। चलिए, विटामिन C को हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसको एंटी एस्कॉर्बाइटिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आपको सबको पता है कि अगर आप विटामिन C सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको स्कर्वी डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या अगर दूसरी भाषा में बोलूँ तो व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन C। विटामिन C का एक डेफिशिएंसी सिम्टम है स्कर्वी डिजीज़, है ना। उसकी वजह से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। स्कर्वी डिजीज़ के और बाकी सिम्टम्स भी मैं आपको बताऊंगी अपनी आज की ही क्लास में, ठीक है। जो विटामिन C है ये आपके सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जनरली आपको मिलता है, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि देखिए फ्रूट्स कोई भी है जनरली वो थोड़े खट्टे होते हैं टेस्ट में। इवन एप्पल इज़ अ लाइक सावर टेस्ट, तो वो सावर टेस्ट जनरली जो है विटामिन C से मिलता है। लेकिन अगर हम रिचनेस की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, है ना, ये आपके रिच सोर्स हैं, नॉट रिचेस्ट, ओनली रिच सोर्स है। रिचेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया बारबाडोस चेरी है ना। आई थिंक पिछली क्लास में भी बताया था मैंने। एंड आंवला, आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन आंवला, गवावास, टमाटोज, है ना, कैबेज, ग्रीन पेपर्स, इन सब में जो है आपको विटामिन C भरपूर मात्रा में मिलता है। यानी कि अगर आप रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स जनरली अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपको विटामिन C की कमी तो नहीं होने वाली है। साथ ही साथ विटामिन C हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर इम्यून सिस्टम। अभी जब पिछले साल जब कोविड हुआ था सभी को, तो आपने सुना होगा विटामिन C की टैबलेट्स लेना लोगों ने शुरू कर दिया था। दैट इज़ टू बिल्ड द इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है
जब आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में खाते हैं। सो इट बिल्ड्स योर इम्यून सिस्टम, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किससे डिराइव हुआ है? तो ये डिराइव हुआ है हेक्सोस एल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, कौन सी विटामिन किससे डिराइव होती है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, या उसमें कोई और उसके स्ट्रक्चर में उसके फंक्शन में कोई और स्पेशलिटी है, तो वो हमें याद होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉपर या आयरन के बर्तन में इनको विटामिन सी रिच फूड को अगर कुक करते हैं या स्टोर करते हैं तो ये रेडीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनकी प्रेजेंस में। उसकी वजह से विटामिन सी जो है आप अपने फूड से खो देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया है ना। तो हमेशा कॉपर और आयरन के बर्तनों को यूज़ ना करें फॉर विटामिन सी रिच, जो भी, जैसे मान लीजिए आपने नींबू का अचार डाला है, सो डू नॉट स्टोर इन एनी कॉपर और आयरन का बर्तन, उसको हमें ग्लास के बर्तन में ही स्टोर करना है या स्टील के बर्तन में स्टोर करना है ताकि उसकी विटामिन सी लॉस ना हो। ठीक है, तो ये विटामिन सी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। इट मेक्स अ रिंग विच इज़ 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 6 यानी कि हेक्सॉस रिंग बनाता है और इसके साथ ये मॉलिक्यूल आपका अटैच होता है। लेकिन जैसे ही इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाता है डाई कीटो एल एस्कॉर्बिक एसिड में, राइट। तो ये आपका जो है एक्टिव फॉर्म हो जाता है, यानी कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है आपकी बॉडी में, वो किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज होती है ना। तो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर एटलीस्ट फॉर द प्लांट साइंसेज स्टूडेंट, है ना। लेकिन हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि एस्कॉर्बिक एसिड कैसा दिखता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। एक जनरल आइडिया आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में होना चाहिए क्योंकि हमारी हेडिंग ही ऐसे शुरू होती है सिलेबस में, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, है ना। तो इन सब चीज़ों के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स हमें पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था स्कर्वी डिजीज़ के बारे में आपको बताऊंगी। तो स्कर्वी डिजीज़ में जो मेजर सिम्टम जो आप सबको पता है वो क्या है, ब्लीडिंग गम्स, है ना। बहुत सॉफ्ट फ्रूट खाते हुए भी अगर गम्स में से खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, है ना, तो दैट इज़ ड्यू टू द स्कर्वी डिजीज़। ये स्कर्वी डिजीज़ की वजह से हो सकता है। बाकी के सिम्टम्स यहाँ पर मेंशन है, फटीग और डिप्रेशन फील हो सकता है, ब्लीडिंग स्किन मैंने आपको बता ही दिया है, लूज टीथ, है ना, टीथ जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और आपको मसल्स में वीकनेस रहती है, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ लेबरस वर्क, है ना। जॉइंट में आपके पेन रहना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन काफ़ी ड्राई और रफ हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है स्कर्वी डिजीज़ के सिम्टम है, बट मेजर दैट यू शुड नो इज़ द ब्लीडिंग गम्स, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विटामिन डी की तरफ। तो विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, राइट। ना हमें इसके लिए पैसा देना है, ना हमें इसके लिए कोई फ्रूट खरीद के लाना है, ना हमें उसे खाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप जानते हैं आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो विटामिन है ये हमारे अंदर कम रहती है, यानी कि वी आर प्रोड्यूसिंग इट लेस, और आई कैन से लाइक डेफिशिएंसी रहती है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे जॉइंट पेन, बोन वीकनेस, कमर दर्द है, कंधे में दर्द है, बेड से आजकल गिर जाते हैं तो लोगों के हाथ टूट जाते हैं, इतनी कमज़ोर हड्डियां उनकी हो चुकी हैं, दैट इज़ मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। और ये डेफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है, हम कमरे में, ऑफिसेज में बंद रहकर रह गए हैं, हम कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते। आजकल लोग बैडमिंटन, टीटी खेलना पसंद करते हैं क्योंकि वो इंडोर्स में खेले जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आउटडोर में खेला जाता है ना। तो अगर हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, सो वी आर नॉट एक्सपोज टू सन, हम सन से एक्सपोज ही नहीं होते। साथ ही साथ हमारे सबके घरों में जो लाइट लगी होती है, एलईडी लाइट, वाइट लाइट, दैट डज नॉट गिव यू एनीथिंग अदर देन द लाइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें विटामिन डी की कमी आ जाती है, और विटामिन डी की कमी से जॉइंट पेन होना, बोन्स का डिफॉर्मेशन होना, या
ओस्टियोपोरोसिस होना, यानी कि उस आपकी बोन्स की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। सो द ऑल्टरनेटिव इज गो एंड प्ले इन द सन, है ना, कभी कभी धूप में भी खेलना चाहिए, ज़रूरी होता है फॉर योर बोन्स हेल्थ एंड साथ साथ योर मेंटल हेल्थ टू। ठीक है, तो ये विटामिन जो है हमारे शरीर में ऑलरेडी जो है एक इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। वॉट जस्ट यू नीड टू डू इज़ गो इन द सन। जब आप सन में जाते हैं तो जो रेडिएशंस आती हैं, यूवी रेज आती हैं, वो उस विटामिन से, उस प्रीकर्सर से जो आपकी स्किन के नीचे, जैसे ही उस सूर्य की किरण आपकी स्किन पर पड़ती है, एब्जॉर्ब होती है, उससे वो प्री विटामिन कह लीजिए या इनएक्टिव विटामिन जो कह लीजिए, वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो ऑलरेडी आपके पास है, आपको सिर्फ सन में खेलना है या सन में रहना है, एंड आप में विटामिन डी की कमी तो नहीं होने वाली है। अदर देन दैट, दिस नेचुरल सोर्स, what are the food sources which can gives us vitamin D are here। तो vitamin D जो है वो आपको जनरली वेजिटेबल डाइट या वेजिटेरियंस डाइट में आपको नहीं मिलता है। विटामिन डी आपको लीवर फिश ऑयल में मिलता है, मीट से मिलता है, मशरूम्स से मिलता है ना, लेकिन ये जनरली जो है लैक रहता है। अगर आप प्लांट सोर्स फूड ही खा रहे हैं तो विटामिन डी आपको उनमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट सोर्स हैं, सैल्मन है, एग हो गए, मशरूम्स हो गए, ट्रॉट हो गया, है ना, ट्यूना, सार्डाइंस, ये सब है। इन सब में जो है आपको जनरली विटामिन डी मिलता है। ठीक है, विटामिन डी को हम एंटी रैकेटिक फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंटी रैकेटिक फैक्टर? रिकेट्स, है ना, सबको पता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाता है, इसीलिए इसको एंटी रैकेटिक फैक्टर कहते हैं कि ये हमें रिकेट्स होने से बचाता है ना। तो एंटी रैकेटिक फैक्टर इसे कहा जाता है। इसका एक निकनेम भी है सनशाइन विटामिन। क्यों? क्योंकि भाई सन ही हमें जो है क्या देता है, विटामिन डी देता है। जो प्रो विटामिन है ये आपकी ह्यूमन स्किन के नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, विच इज़ एक्टिवेटेड बाय द यूवी रेज विच कम्स फ्रॉम द सन, जो कि सन से हमें मिलती हैं। अब विटामिन डी में आपने दोनों नाम सुने होंगे, विटामिन D2 एंड विटामिन D3, है ना। ये दोनों ही विटामिन ज़रूरी हैं, इनके कुछ माइनर सा फ़र्क होता है इनके स्ट्रक्चर में, लेकिन दोनों ही विटामिन D2 एंड विटामिन D3 बोथ आर नीडेड फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दोनों की ही नीड होती है, लेकिन जब डॉक्टर हमें देता है, सप्लीमेंट्स देता है, वो जनरली हमें D3 के देता है ना। उसके ऊपर लिखा होगा कोले कैल्सीफेरॉल, है ना। और D2 को क्या कहते हैं? D2 को कहते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो D2 और D3 दोनों ही विटामिन डी के पार्ट है, जैसे B1, B2, B3 था, D1, D2 जो है विटामिन डी के पार्ट हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में देखिए, ये D2 का स्ट्रक्चर है और ये D3 का स्ट्रक्चर है। तो दोनों में डिफरेंस बस यहाँ आकर आता है। ये रिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली रिंग, ये रिंग यहाँ पर जो है कंप्लीट नहीं होती है, ये इसमें जो है डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में, बाकी स्ट्रक्चर इनका सेम होता है। अब होता क्या है, जब सनलाइट आती है, देखिए ये जो है आपको एर्गो कैल्सीफेरॉल जो है एर्गोस्टेरॉल से मिलता है, और जो आपका कोले कैल्सीफेरॉल है वो आपको डिहाइड्रो कैल्सीफेरॉल कोलेस्ट्रॉल से मिलता है ना। सो कई बार जैसे मैंने आपको फैक्ट्स पढ़ाते हुए भी कहा था कि कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमेशा बैड नहीं होता, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तभी विटामिन D3 आपकी बॉडी में बन पाएगा, वो उसका प्रीकर्सर है, उसी से वो बनता है। ठीक है, लेकिन होता क्या कि अब ये आपके शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपकी बॉडी ज़्यादातर 80% तक कोलेस्ट्रॉल खुद ही बनाती है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन के नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट भी है ना। तो ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें 4 रिंग है, देखिए इनको मार्क भी किया हुआ है A, B, C, D इफ़ इट इज़ विजिबल, है ना, या फिर थोड़ा और बड़ा किया जाए। इसको बड़ा करना मुश्किल रहेगा, एनीवे ठीक है। ये 4 रिंग है A, B, C, D, ठीक है, 4 बेंजीन रिंग है। इस 4 में से जो B रिंग होती है, B रिंग है ना, B रिंग पर जो C9 और C10 का जो बॉन्डिंग होता है, जो कि यहाँ पर होता है ना, ये बॉन्डिंग
टूट जाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, यानी कि यहाँ पर आपका सन है, जैसे ही इसकी यूवी लाइट इस इनएक्टिव मॉलिक्यूल पर पड़ेगी तो बी रिंग का जो C9 और C10, कार्बन 9 और कार्बन 10 का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर टूट जाता है बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी, है ना। और जैसे ये टूट जाता है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर टूट जाता है, यहाँ पर ये टूट जाता है और ये रिंग जो है ओपन हो जाती है। ये रिंग यहाँ पर क्या हो जाती है, ओपन रिंग हो जाती है, विच चेंजेस इट इनटू द एक्टिव विटामिन डी, जो इसको एक्टिव विटामिन डी में चेंज करता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस समझिए। जैसे कि ये आपके स्किन है, स्किन के नीचे आपका क्या है, 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, राइट। जैसे ही इसको सनलाइट मिली, ये किस में चेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज होता है, विटामिन D3 में चेंज होता है। ये विटामिन D3 जो है आपके लीवर के पास जाती है। ठीक है, ये तो हो गई नेचुरली जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट थी, जस्ट सनलाइट जाने से एक्टिवेट हो गई। बाकी D2 या D3 आप जो भी अपनी डाइट में खा रहे हैं, अपने फूड में खा रहे हैं, वो भी लीवर के पास जाता है। तो लीवर अब क्या करता है, इसमें OH ग्रुप्स ऐड करता है, हाइड्रोक्सी लग गया, आप देखिए इसके सामने। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाइड्रोक्सी विटामिन D3 हो गया, इसमें 25 हाइड्रोक्सी ऐड हुआ है विटामिन D3 के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब ये जो हमारे लीवर में विटामिन D3 है, अब शी इज़ लाइक कि मुझे कुछ और चाहिए एक्टिव होने के लिए, तो ये जाती है किडनी के पास एक और OH मांगने के लिए कि बहना क्या तुम्हारे पास भी कोई OH है, प्लीज़ दे दीजिए। किडनी कहती है श्योर, है ना। तो एक तो 25 कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा, OH ग्रुप लगा, और एक लगता है फर्स्ट कार्बन पर, है तो ये 1 हो जाता है 125, है ना, 1 and 25 डाई हाइड्रोक्सी। अब 2 ग्रुप हो गए तो डाई लग जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी विटामिन D3, और ये जो है आपकी बॉडी में वो फंक्शन करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी वेल फंक्शन रहती है, यानी कि जो इसका काम है वो करने जाती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम को मेंटेन करती है मेनली, और कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर आवर बोन्स, है ना। कैल्शियम हमारी बोन्स के द्वारा ज़रूरत रहती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको विटामिन डी मिलने का। ठीक है, नेक्स्ट रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या होता है, आपकी जो बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट नहीं रह पाएंगी, वो आउटसाइड की तरफ कर्व हो जाएंगी। आपकी जो रिब केज है वो एक प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी डेंसिटी खो चुकी होती है। उसको हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मीन्स आपकी बोन से ओस्टियो में क्या हो गए, पोर्स क्रिएट हो गए। क्यों क्रिएट हो गए, क्योंकि उसमें से विटामिन कैल्शियम जो है खोता जा रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, बोन डेंसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, और इसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। और जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, समटाइम्स बाद क्या होने वाला है, ये बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट हो जाएंगी तो उनका मुड़ना काफ़ी आसान रहेगा, है ना। हमारी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है, जो मैं यहाँ पर खड़ी हो पा रही हूँ, किसकी वजह से खड़ी हो पा रही हूँ, अपनी बैकबोन की वजह से, अपनी बोन्स की वजह से। अगर सांप क्यों नहीं हो पाता, है ना, सांप ऐसे 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 चलता है ना, वो स्ट्रेट क्यों नहीं होता, है ना, कुछ हाइट तक तो खड़ा हो जाता है, उसकी मसल्स इतनी स्टिफ हो जाती हैं, बट सांप के पास बैकबोन नहीं है। हमारी बॉडी की जो शेप है उसको मेंटेन रखना हमारे अंदर के ढांचे का, स्केलेटन का काम होता है, बोन्स का काम होता है। अगर बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी तो हम डिफॉर्म्ड होने लगेंगे इस तरीके से, ना। तो रिब केज भी जो है डिफॉर्म्ड होने लगेगा, ऑड शेप ऑफ रिब्स आपको दिखने लगेंगी। आपका एब्डोमेन थोड़ा बड़ा होने लगेगा ड्यू टू रिकेट्स। आपकी जो लेग बोन्स है बाहर की तरफ मुड़ने लगेंगी, माथा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और आपकी जो स्पाइन होगी, बैकबोन होगी, वो भी कर्व्ड होगी, यानी कि आपकी बोन्स कर्व होने लगती हैं ड्यू टू रिकेट्स, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, और ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। जो आप चिप्स खाते हैं, है ना, अंकल चिप्स, लेज, तो वो सब ये जो फ्राइड आइटम्स होते हैं बेसिकली,
इनके ये जो फ्राइड होते हैं तो इनके लिपिड्स टाइम के साथ क्या होंगे, जो इसमें एयर है, अंदर हवा है, उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उसके साथ ऑक्सीडाइज होके फैट क्या होता है, रेंसिड हो जाता है। उसमें से जैसे बहुत पुराने चिप्स खाएंगे तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल और टेस्ट आएगा, दैट इज रेंसिड, है ना। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। तो वो रेंसिडिटी स्लो हो या फिर ना हो, उसके लिए विटामिन ई उसमें से ऊपर से ऐड की जाती है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो उन्हें ऑक्सीडाइज होने से रोकती है और रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो करती है। ठीक है, विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर कहा जाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो द पर्सन कैन चेंज इनटू स्टेराइल, है ना। उनकी फर्टिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती, वो इतनी जल्दी कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए जो है विटामिन ई का सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, ज़्यादातर जो भी आपके ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स होते हैं, उनमें आपको विटामिन ई मिल जाता है। जैसे आपके आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, आपका सोयाबीन है, कॉटन है, कोकोनट है, पीनट है, यानी कि जितने भी आपके ऑयल सोर्सेज हैं उनमें जनरली आपको जो है विटामिन ई भर के मिलता है। सो यू हैव टू कंज्यूम देम। और साथ ही साथ जो भी आपके सीरियल्स होते हैं इनमें भी इनके जो पोर्शन होता है, ऊपर का जो पोर्शन होता है, सीड कोट होता है, उनमें विटामिन ई आपको मिल जाता है। ठीक है, तो विटामिन ई जनरली हमें एक जनरल फूड से मिल जाता है, इसकी कमी जनरली हमारे शरीर में होती नहीं है, बट अगर हो तो ऑफ कोर्स वी कैन लाइक डिपेंडेंट ऑन द सप्लीमेंट्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो दिस इज विटामिन ई स्ट्रक्चर। इसमें एक क्रोमैन रिंग होती है ना, और इसके साथ ये एक जो है चेन अटैच होती है जिसको फाइटोल बोला जाता है। और होता क्या है, जब ये क्रोमैन रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो ये दो मॉलिक्यूल्स में जो है डिवाइड हो जाता है, और इस डिवाइड के बाद इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं अल्फा टोकोफेरॉल, विच इज़ लाइक द अदर नेम फॉर द विटामिन ई। तो विटामिन ई को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो आप कभी भी अपने फूड आइटम्स में देखेंगे ना, तो आपको टोकोफेरॉल नाम से अगर केमिकल मिलता है उसमें, दैट इज़ नथिंग बट विटामिन ई। वो विटामिन ई है जिसमें एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब लेज खाए ना, तब ज़रूर जो है पैकेट पर देखेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी सारी वाइटमिन्स जो हैं वो कंप्लीट होती है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सब कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, उनकी टॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है, एक दिन में हमें कौन सा मिनरल कितना खाना चाहिए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को रिविज़न करते रहना है। और यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ गाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस द MCQs फॉर द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, अपने MCQs जो है किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज एंड क्वेश्चंस, do mention in the comment box, and if you are planning for any of the batches in Adda 24/7 application खोलिए, बैच की सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाती हैं। उस डिटेल्स को अच्छे से पढ़िए, और डिटेल्स पढ़ने के बाद अगर आपको वो अपने लिए बेनिफिट लगे, अपने लिए हेल्पफुल लगे, तो उसमें एनरोल कर सकते हैं Y448A कोड लगा करके टू गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर बैचेस। ओके गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग द वंडरफुल ऑडियंस। मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये बात कहनी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड हैव सम स्माइल एंड लव इन योर हार्ट। गुड बाय एंड टेक केयर।